नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष ना पाक राग में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकी हमले के सबूतों को नाकाफी बताया है। मीडिया रिपोर्टों की अगर माने तो पाकिस्तान ने भारत से कहा है आतंकवादियों के इस्तेमाल किए गए फोन नंबर उनके यहां पंजीकृत ही नहीं। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने छापे मारकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं भारत अपने रुख पर कायम है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है पाकिस्तान ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है और चूंकि हमारे पास शक करने की कोई वजह नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। खबरें यह भी है सचिव स्तर की वार्ता टल सकती है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष नापाक राग। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला और 7 जवान शहीद। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा देने की बात होने लगी। पाक ने हमले पर दुख जताया और भारत से सबूत मांगे। भारत ने सबूत सौंपे, लेकिन पाक ने अपना चेहरा दिखा ही दिया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान का वही जवाब आया, सबूत नाकाफी है। जी हां, पाकिस्तान ने मामले की जांच से जुड़ी प्राथमिक स्तर की रिपोर्ट भारत को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से जो पठानकोट हमले के सबूत के तौर पर फोन नंबर्स दिए गए हैं, वे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने हमले में जैश-ए मोहम्मद की भूमिका से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि पठानकोट हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हाथ होने जैसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। एक तरफ पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले के सबूत नाकाफी बताए, वहीं दूसरी तरफ भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि चोट पहुंचाने वालों को दर्द का एहसास कराना जरूरी है। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। ठाकरे साहब होते तो अपनी भाषा में उसको जवाब देते, लेकिन सरकार को सरकार के तौर पर ही चलना है। पाकिस्तान से एक के बाद एक आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया जा रहा है और भारत हर बार उसे पूरे सबूत इकट्ठा करके दे देता है। हर बार कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने किसी भी आतंकी हमले पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक भारत पाक से इंसाफ की उम्मीद करता रहेगा? आखिर कब तक असली गुनहगार विदेश नीति की आड़ में बचते रहेंगे और कब तक शहीदों के खून से भारत की धरती लाल होती रहेगी? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा एक बार फिर पाक ने कुछ और सबूत मांगे और पाकिस्तान ये बरसों से करता आया है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपचंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और मेरे सहयोगी एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संतोष मानव, आप काफी समय से इस पर ध्यान दे रहे हैं, इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान ने इस पठानकोट हमले के बाद या इसके पहले भी जिस तरह से पाकिस्तान का राग बदलता रहा है, और आज हमारा कार्यक्रम भी उसी राग पर है, तो जिस तरह से बदलता रहा है इस बार फिर स्वर बदल गए उसके, और अभी कुछ और सबूत मांगे हैं उसने।
क्या कहेंगे आप, किस तरह का जो ताजा घटनाक्रम है वो किस तरह का है? पाकिस्तान से हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो मानेंगे। वो हमेशा और सबूत मांगेंगे, कहेंगे कि ये सबूत जो दिए गए हैं भारत की तरफ से वो नाकाफी है या पुख्ता नहीं है। साफ है, पाकिस्तान यह कभी नहीं मानेगा कि उसकी जमीन पर, उसकी जमीन से आतंकवादी कार्रवाइयां, आतंकवादी हरकतें हो रही है। अगर वो ऐसा मान लेंगे तो जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो उस पर तरह तरह की बंदिशें लगाएंगे। तो हमें तो यह मानकर चलना चाहिए कि वो कभी मानेंगे ही नहीं कि सबूत पर्याप्त है, और अगर ये मान लेते हैं तो वो कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। ये साफ हो जाएगा कि उनके देश से आतंकवादी हरकतें चल रही हैं पूरी दुनिया में। तो हमें तो ये मानकर चलना चाहिए कि उसे कभी मानेंगे ही नहीं, और हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा कहेंगे कि सबूत नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये जो संतोष मानव जी ने बात कही, मैं लगभग इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं मानेगा। और हमको जहाँ एक तरफ उनको हमने चिट्ठी भेज दी, सबूत भेज दिए, इसके साथ साथ हमको अपनी डिफेंस लाइन को बहुत मजबूत करना है। आखिर क्या वजह है? आतंक अकेला हिंदुस्तान में तो है नहीं, आतंक पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं है। बाकी देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी कर रखी है कि अगर एक बार उनके यहाँ कोई घटना होगी तो दोबारा रिपीट नहीं होती। आप अमेरिका को भी देख लें, आप इजराइल को देख लें, आप फ्रांस को देख लें। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो डिफेंस लाइन है वो कहीं ना कहीं इतनी कमजोर है कि आतंकवादी जहां देखो वहां बम फोड़ देते हैं, जिसको देखो वो अपहरण कर देते हैं। कई वक्त तो मुझे हैरत होती है कि आप अगर बस्तर और नक्सलाइट एरिया में देखेंगे तो 500-500 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी वारदात करके और जंगलों में लौट जाते हैं, और सरकार अपने कुछ चिल्लाती रहती है। अगर पंजाब और कश्मीर में ही देखेंगे, शायद ही कोई ऐसी सैनिक छावनी हो जिस पर हमला ना हुआ हो, शायद कोई ऐसी सैनिक टुकड़ी हो जिसका सैनिक उन्होंने मारा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम केवल ये कि हमने पाकिस्तान को सबूत भेज दिए वो करे, तो पाकिस्तान काहे के लिए करेगा? उसका अपना एक काम करने का तरीका है, आपका अपना एक काम करने का तरीका है। आपको अपनी डिफेंस लाइन मजबूत करना पड़ेगी। आपके यहाँ खुद के अंदर जो छेद हैं आपकी नाव में, और उनको आपको बंद करना पड़ेगा। आखिर मुझे आप ये बताइए, संसद पर हमला हो जाता है, बंबई में हमला हो जाता है, उनके लोकल कनेक्शंस क्या हैं? वो आपको बड़ी तरकीब के साथ उनको करना चाहिए। अब धीरे धीरे कश्मीर में ये करीब 20 से 25% आबादी पाकिस्तान की हो गई। जिस तरीके से आसाम में और बांग्लादेश के लोग घुसते चले जा रहे हैं, आपकी डिफेंस लाइन बहुत कमजोर है। और इसमें अगर साधारण नागरिक आए तो मान भी लें, लेकिन ये सब ज्यादातर उसमें से आतंकवाद के लोग आते हैं। अभी बंगाल की जितनी घटनाओं में ज्यादातर बांग्लादेश के नागरिक मिले। तो ये जो आपकी डिफेंस लाइन कमजोर है, आपको उसको रिजवान जी मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपचंद यादव जी, आप क्या कहेंगे? अब पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सा उसका रुख बदल गया। अभी तक, कल तक तो ये सुनने में आता था कि नहीं वो कार्रवाई करने वाला है। आज भी कुछ चर्चा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सबूत मांग लिया उसने। मानव जी से और शर्मा जी से बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र रहा है, बहुत दोहरा चेहरा चरित्र रहा है, हमेशा से रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा पाकिस्तान पहले तो बात करता है सहयोग करने की और साथ देने की और आतंकवाद को खत्म करने की, लेकिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को कितना संरक्षण मिलता है। अच्छा, पाकिस्तान की सरकार की भी वो है अलग अलग सोच है। पाकिस्तान में 3 तरह की शासन चल रहा है। एक तरफ डेमोक्रेटिक वे से चुने हुए हैं, दूसरी तरफ आपका आतंकवादी जो संगठन है वो है, और तीसरी तरफ उनकी फौज है। तो फौज का दबाव हमारे जो भी वहाँ के प्रजातंत्र के द्वारा चुने हुए लोग तो उनका, और आतंकवादी संगठनों का दबाव भी उन पर रहता है। इत्तेफाक आप देखिए, पूरा इतिहास उठा के देखिए। इससे पहले जब भी हमारे पाकिस्तान हमने और हिंदुस्तान ने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, जो डेमोक्रेटिक बेस से चुने हुए, चाहे अटल जी का रहा हो, चाहे अभी मोदी जी का रहा हो, चाहे अदरवाइज रहा हो, जब भी हम ये प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के संबंध दोस्ताना हो, अच्छे हों, और दोनों मुल्कों के अंदर तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, और ये सब आतंकवाद हमेशा जो कुछ होता है ये समाप्त हो, जब भी ये होता है तो पाकिस्तान की तरफ से
जो संगठन जो मैंने बताया, चाहे वो फौज हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, या वे शक्तियां हो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के को शांति नहीं चाहती, वो दोनों के उन्नति नहीं चाहती, दोनों का विकास नहीं चाहती, वे शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और फिर ये जो वारदातें होती हैं वो जो हो जाती हैं, जो अभी हुई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सौजन्यता थे, शादी में गए, वहां के प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए, वहां से लौटे नहीं कि उन्होंने ये घटना कर दी। और जहां तक सबूत देने का सवाल है रिजवान जी, इससे पर्याप्त और इससे पुख्ता सबूत कुछ नहीं हो सकते। टेलीफोन कॉल पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारा गया उसकी मां से बात, उनके पासपोर्ट, उनके हथियार, उनका जो सामान है वो सब तार काटे जा रहे हैं, जो जिन हथियारों से तार काटे जा रहे हैं वो सब चीजें, तो इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकते हैं कि जो आतंकवादी हमला करने वाले थे वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के जो संगठन है उनसे संचालित हो रहे थे। ये पुख्ता सबूत हमने हिंदुस्तान की सरकार ने उनको दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पहले तो नवाज शरीफ जी ने बड़ा उससे कहा कि हम हर प्रकार की सहायता करेंगे, लेकिन क्या उस वक्त सहायता करने का इसलिए कहा कि हिंदुस्तान सही है, हिंदुस्तान का उनको नॉलेज में था, उनके पास जो भी सूचना तंत्र था उससे उनको संतुष्ट थे, जब तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की बात को मानते हैं, हिंदुस्तान की हर तरह से मदद करेंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दिन ही बाद में ये सब बात आने लगी है उनकी सरकार की तरफ से कि ये पुख्ता सबूत नहीं है। और क्या सबूत चाहिए, चलिए किस तरह के सबूत चाहिए, डिक्लेयर करें। प्रधान साहब को भी समझते हैं। शरद प्रधान साहब, आज भी गृह मंत्री कह रहे हैं, सवाल तो लगातार उठते रहे कि प्रधानमंत्री अचानक जन्मदिन का केक काटने पहुंच गए। और रिजवान साहब मैं लाऊंगा आपके पास। रिजवान साहब मैं हमारे यहाँ की, मैं आपके पास रमेश जी ने, एक मिनट सुन लीजिए, रमेश जी ने जो बात कही, हमारा तंत्र क्या है, हमारे एयरबेस के अंदर आते हैं और 7 हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सहित 7 लोगों को मार के चले जाते हैं, और हम इतने दिन तक उनसे आतंकवादियों से संघर्ष करते रहते हैं, इसके बाद उनको मार पाते हैं। ये भी हमारी कम से कम भी, वो तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमारा एयरबेस जिसको वो नष्ट करना चाहते, मैंने इससे पहले भी जब यहाँ पर आया था आपकी चर्चा के लिए, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ईश्वर की कृपा है हमारे लोगों की, देश के एयरबेस के अदरवाइज इतना बड़ा नुकसान हमारा होता है। मैं आपके पास लौटूंगा। शरद प्रधान साहब केक काटने पहुंच जाते हैं, इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। आज गृह मंत्री का भी बयान है कि अविश्वास करने की बात नहीं है, अभी कोई उन पर अविश्वास क्यों किया जाए, अभी उन्होंने भरोसा दिलाया है, बहुत भरोसा भी है हमें, और जवाब बहुत हद तक जो सूत्रों से मिल रहे हैं वो तो इसी तरह के हैं कि उन्हें अभी और सबूत चाहिए। देखिए, विश्व में बहुत सारे कंट्रीज में जब ये बात पहुंचती है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है या उनमें विवाद है, तो सबका दबाव था। और आपने देखा नहीं, इसके बाद तत्काल ब्रिटिश यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान आया था कि पाकिस्तान इनके साथ सहयोग करे और आतंकवादियों पे केस में मदद करे। उसके बाद इंडिया ने ब्लैक कॉर्नर नोटिस के लिए भी 5 कंट्रीज को आतंकवादी जो मारे गए उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए मैसेजेस भेजे हैं, फोटोग्राफ्स भेजे हैं। देखिए, बेसिक हम चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से शांति से रहें, विकास हो और व्यापार हो, पर अगर वो नहीं करना चाहेगा तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी निश्चित। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद गृह मंत्री आज फिर कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई शक की वजह नहीं है, तो ये क्या आपको शक नहीं है पाकिस्तान पर, उसके कामकाज के तरीके पर? देखिए, माननीय मोदी जी ने काबुल में रहते हुए नवाज शरीफ साहब को बधाई दी थी, जन्मदिन थी, तो शरीफ साहब ने बोला आप ऊपर से जा रहे हो, यहीं उतर जाओ। देखिए, इट्स ए गुडविल गेस्चर। फिर उनकी पोती का नातिन का विवाह था, उसमें भी चले गए। तो देखिए, भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर उस दोस्ती के बाद वहां की जो शक्तियां हैं
जैसा कि अभी दीपचंद जी ने कहा कि आतंकवादी भी नहीं चाहते और मिलिट्री भी नहीं चाहती, तो उन्होंने उसको ऊपर डायनामिट लगा दिया। और अब उसके पूरी क्रोनोलॉजी हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं जाके वो आतंकवादी पाकिस्तान बॉर्डर से आए। ये बात ठीक है कि हमारी सुरक्षा में, हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलके षड्यंत्र के वो बन जाते हैं पात्र। पर इस सब के बावजूद, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश निश्चित ही अगर पड़ोसी के रूप में, लेकिन सवाल मेरा यही था कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास उन पर शक करने की कोई वजह नहीं है। क्या इतने ढेर सारे अनुभव, हमारे इतिहास बहुत कुछ कह रहा है, उसके बाद भी हमारे पास शक करने की वजह नहीं है? देखिए, दो बयान आए हैं, एक गृह मंत्री का आया है और एक रक्षा मंत्री का आया है। जी। रक्षा मंत्री कहता है कि जिसने हमको दर्द दिया उसको भी हम जब तक दर्द नहीं देंगे वो नहीं सीखेगा। तो दोनों विषयों का मतलब आप समझिए। जगह भी हम तय करेंगे, समय भी हम तय करेंगे। ये समय और जगह कब तय होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मीडिया में तो बोल के तय नहीं होगा जी। पर निश्चित ही जी वो है ना जी, ये बैलेंसिंग है। मीडिया में बोलकर एक जनमानस का को सिर्फ एक संदेश दिया जाएगा या पूरी दुनिया को दिया जा रहा है? देखिए, बात ये नहीं है जी। बात ये है कि हम विश्व हमको देख रहा है। विश्व में ये बात चर्चित है कि इंडिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान कमजोर पड़ता है, इंडिया भारी पड़ता है, इसलिए हम दबाव बनाते हैं। और इन सब जो इंसिडेंसेस से विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि आतंकवादी गतियां आजकल फ्रांस में भी बढ़ गई, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बढ़ गई, यूके में भी बढ़ गई। एक बार फिर मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संतोष मानव, कुछ चर्चा ये भी है कि अब ये सचिव स्तर की जो बातचीत है वो टल सकती है, इसलिए कि भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपने रुख पर कायम है कि कार्रवाई करो और चर्चा करेंगे। तो अब कुछ इस तरह की चर्चा आ रही है कि अब ये चर्चा एक बार फिर टल सकती है। तो क्या ऐसा करना, कहीं ना कहीं वो जो लोग जिन्होंने इस तरह की चीजों को हवा दी, एक बार फिर भारत पर हमला करवाया, वो लोग कामयाब हो गए अपने इस उसमें, या इसकी और कोई रणनीतिक फायदे भी होंगे? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो आप कह रहे हैं कि वो सचिव स्तर की वार्ता है वो टलेगी। पूरा हिंदुस्तान का मानस, देश का मानस, देश की भावना पाकिस्तान के खिलाफ है फिलहाल। ऐसे में सरकार वार्ता प्रारंभ करके कोई जोखिम नहीं लेगी। अगर वह वार्ता करती है तो देश उनके खिलाफ होगा, इस सरकार के खिलाफ में देश का मानस खड़ा होगा। तो ये वार्ता टलनी है, रद्द नहीं करेंगे ये, लेकिन स्थगित होना ये मान के चलिए, और इसकी घोषणा भी हो जाएगी जल्दी। दूसरी बात है जो आपने पूछा कि क्या वो मकसद में कामयाब हो गए। जो आतंकवादी संगठन है वो चाहते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अच्छी बातचीत नहीं हो, अच्छा संबंध नहीं बने, और इसमें व्यवधान डालते ही रहते हैं। तो वो सफल तो हुए ही हैं और हमेशा सफल रहे हैं। दीपक यादव, आप क्या कहेंगे इस पूरे? मैं रमेश जी की, मानव जी की बात से फिर अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विरोधाभासी बयान जो आते हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे आपके रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे इस वक्त वर्तमान में जो सरकार है उसके सहयोगी संगठन हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस वक्त राष्ट्र आज अनंत गीते भोपाल में ही कह रहे थे कि अगर बाल ठाकरे होते तो दूसरी भाषा हो जाए। हाँ, मैं ये बात करूँ कि इनको कोऑर्डिनेट करके अपनी कोई भी वक्तव्य दें तो इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और विशेष करके जो रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि उनके बयान में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए जिसका लाभ दूसरे कंट्री के, दूसरे देशों के लोग लिए। एक तो मेरा ये इसके अंदर सुझाव था। दूसरा, बार बार हम परखे हुए आदमी को हम बार बार क्या परखें, वो उस बारे में मुझे वो शेर याद आता है कि उनकी बातों पे न जाओ कि वो क्या कहते हैं, उनके कदमों को भी देखो कि किधर जाते हैं।
तो पाकिस्तान का कदम देखना चाहिए, वो क्या कर रहा है। हमेशा सबूत, हम सबूत बार बार हम सबूत क्यों दें उनको? वो क्या हमारे आका हैं? आपको तो जो कार्रवाई करना चाहिए स्ट्रांग, बिल्कुल आपका स्ट्रांग हैंड आपको डील करना चाहिए इन सब चीजों को। रमेश जी ने सही कहा कि 7 लोग 5 लोग या 4 लोग, पहले तो कहा 3 आए, फिर कहा 4 आए, फिर 6 हो गए, और मर्दों में 6 हो गए, हमारे साथ चले गए। लेकिन वो हमारी कंट्री में आए, हमारी दीवार फांद के आए, तार काट के आए, हमारे एयरबेस के अंदर घुस गए, इसके बाद हमको मारने में। आपके दौर में भी तो 26/11 हुआ था। मैं हमारा और उनका दौर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं पूरे टाइम की बात कर, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान से अलग बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे दौर किसी का भी हो, दौर किसी, मैं दौर की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये लोग आते हैं, आकर के किस तरह घुस जाते हैं, और हमको एक एक आदमी को मारने के लिए कितना आम एम्यूनेशन, कितना हमारी आर्मी, कितनी एयरफोर्स हमको लगाना पड़ती है। ये हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटजी, जो हमारी रणनीति जो है, उसमें कहीं ना कहीं छेद है, उस छेद को बंद करना चाहिए। दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो आपके यहाँ का अभी जिन पे शक है, हिंदुस्तान के कुछ और भी लोग हैं जो बड़े अधिकारी हैं, जिनको पर वो इस तरह ये छेद जो अभी रमेश जी ने कहा नहीं, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन छेदों को हमको बंद करना चाहिए। जो देश को देश नहीं मानते, देश की सार्वभौमिकता को नहीं मानते, और देश के साथ जो हमारे सबसे बड़ी याद तक गुजर जाते हैं। हाँ, हमारी नजर रहना चाहिए, उस छेद को बंद करना चाहिए। और निश्चित ही हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारी जान पे खेल करके राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, भाई उनको आप फ्री हैंड दीजिए, और उनको कहीं भी उनका मनोबल मत गिरने दीजिए। ये सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति कभी आपको मैं रोकना चाहूंगा। शहीद प्रधान साहब, 26/11 भी हुआ इस देश में, आपकी सरकार नहीं थी, आपने बहुत कुछ कहा, आप इसलिए कि आप विपक्ष में थे। अब एक ये घटना पठानकोट वाली घटना भी हो गई। 26/11 और अभी में कोई अंतर आपने देखा या कोई सबक लिया आपने उन दोनों चीजों से? देखिए, आप याद करिए कि आज से 1.5 साल पहले एक बयान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने दिया था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए साजिश की जा रही है। तो बात तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट करने की नहीं होती है, पर कुछ ना कुछ जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कोई बयान दिया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तथ्य होंगे, और उसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होंगी। तो हमको अपने राजनीतिक आकाओं पर विश्वास करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इन सब व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, कसावट ला रहे हैं, और आप हर चीज मीडिया के माध्यम से शेयर नहीं की जा सकती, पर निश्चित ही कोई बड़ी कार्रवाई भारतीय फौजें करेंगी, ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए। शहीद प्रधान, आप हमारे साथ जुड़े, दीपचंद यादव आप हमारे साथ जुड़े, रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर संतोष मानव आप मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात वही है, राग वही है पुराना, और इरादे भी नापाक हैं, जिन्होंने हमारे देश के अंदर घुसकर एक बार फिर हमें उसी तरह की तकलीफें दी हैं। हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन इस घटना से हम क्या सबक लेते हैं, कैसे सबक लेते हैं, और पाकिस्तान को हम कितना मजबूर करते हैं कि वो कार्रवाई करें, ये तो वक्त बताएगा, और इस पर सबकी निगाह भी है। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान ने अपनी पुरानी बातों को फिर दोहराना शुरू किया है। अब उसने फिंगरप्रिंट मांगे हैं, इसके अलावा कुछ और सबूत मांगे हैं, सबूत और भी दिए जाएंगे। लेकिन इतना खबरें जो आ रही हैं, इतना तो है कि शायद ये चर्चा आगे बढ़ जाए, और कुछ न कुछ चर्चा आगे बढ़ने से बाकी शांति प्रयासों में असर तो पड़ेगा ही, और पूरी दुनिया में हम एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं कि हम बड़े होने के बावजूद बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं ना कहीं हमें समर्थन मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का रवैया कितना बदलेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी।
हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।